चलिए तो नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बल्कि चैप्टर नहीं, ये यूनिट है कि नहीं? तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। ये 3 से 4 क्वेश्चन का चैप्टर है। और दूसरी चीज, आगे के जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उनके लिए ये चैप्टर क्या है? बेसिक है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है किससे? ग्रेविटेशन से। किससे मिलता जुलता है? ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझते हैं। इसमें 2 चीजें दिख रही होगी। एक पार्ट दिख रहा होगा इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट दिख रहा होगा स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स यहां पे है सिर्फ इतना सा चार्ज। क्या चीज? चार्ज। ठीक, तो चार्ज अगर किस कंडीशन में हो? स्टैटिक कंडीशन में। किस में हो? स्टैटिक कंडीशन में। तो चार्ज का इंटरेक्शन, क्या चीज देखना? एक मिनट, चार्जेस का क्या देखना? इंटरेक्शन। जैसे एक चार्ज है यहां पे स्टैटिक कंडीशन में, इसके आसपास पड़ोस में अगर दूसरा चार्ज रखते हो तो उसके साथ ये चार्ज क्या करेगा? इंटरेक्शन। क्या चीज? इंटरेक्शन। और चार्जेस का इफेक्ट, चार्जेस की वजह से इफेक्ट। चार्जेस क्या बनाते हैं? फील्ड बनाते हैं, पोटेंशियल बनाते हैं, ये सब चार्जेस की वजह से इफेक्ट। तो 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम, चार्जेस की वजह से इंटरेक्शन और चार्जेस की वजह से इफेक्ट्स। किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। तो पहली लाइन लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखिए और इसके अंदर पहला पॉइंट्स लिखिएगा, वी विल स्टडी हियर, वी विल स्टडी हियर interaction and effects due to static charges, due to static charges। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से इंटरेक्शन और उसका इफेक्ट पड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको जिसका नाम क्या है? चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी चार्ज। ठीक है, चार्ज। लिख चुके थे ना वो बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, चार्ज के बारे में आप क्या समझते हो? चार्ज किसे कहते हैं? फील करिएगा। समझ आ रही ना बात? चार्ज होता क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? देखो, एक चीज होता है एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को बोला जाता है जिसको और तोड़ा ना जा सके। जिसको और तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। समझ आ रही ना बात? तो अभी इस चैप्टर के अंदर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल लिए जाते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और कौन? प्रोटॉन और कौन? न्यूट्रॉन। कौन लिया जाता है? न्यूट्रॉन। ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल
होते हैं। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है इस वक्त ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं रहा है। समझ आ रही ना बात? इसको तोड़ा जा सकता है, जब मॉडर्न पढ़ोगे तो न्यूट्रॉन को हम तोड़ेंगे। समझ आ रही ना बात? बीटा डीके प्रोसेस में। तो अभी मॉडर्न की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, अभी पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट की नजर में ये तीनों क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल। लेकिन आगे की जर्नी में ये एलिमेंट्री नहीं रह जाएंगे, सिर्फ कौन रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही? तो एलिमेंट्री पार्टिकल किसे कहते हैं? जिसको और तोड़ा ना जा सके। समझ आ रही ना बात? तो ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी डिस्कवरी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है केमिस्ट्री में। क्या पढ़ा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज हो चुकी है। समझ आ? सबसे छोटा पार्टिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर की नजर में कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल। अब हमने क्या किया, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें मिला उसमें से दो पार्टिकल को हमने पकड़ा और दोनों कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। दोनों कौन थे? इलेक्ट्रॉन। और इसके बीच में हमने स्प्रिंग लगा दी। क्या लगा दी? स्प्रिंग लगा दी। ध्यान से समझिएगा, स्प्रिंग से ये दोनों बंधे हुए। ये मैं अपना फील बता रहा हूं, ये कोई साइंटिस्ट ने नहीं बताया है। समझ आ रही ना? कैसे ये पता चला होगा देखिएगा, चार्ज के बारे में फील करिएगा। तो अब आप देखिए, ये पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल है जिसके पास क्या है? मास है। जिसके पास क्या है? मास है। और ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर। कितने की दूरी पे रखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर क्या कहता है कि अगर दो पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है? दो पार्टिकल है और दोनों के पास क्या है? मास है और किसी दूरी r पे रखे हुए हैं, तो उस पे कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसका नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कितने के बराबर होता है? G m1 m2 r स्क्वायर। ये होता है। अब यहां पे साइड पे दो चीजें मैं लिख देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है? सेम होता है। और ये कितने के बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg ना। अब यहां पे देखिएगा, G की वैल्यू आप जानते हो, 6.67 इंटू 10⁻11। m1 m2 इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो, यहां पे रख दोगे और दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर मिलेगा 5.5 इंटू 10⁻, कितना? -67 न्यूटन। कितना मिलेगा? -67 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, ये बीच में स्प्रिंग लगाई है, इसीलिए फील करना चार्ज क्या होता है? स्प्रिंग लगाई है। तो अभी तक न्यूटन के अकॉर्डिंग एक मास दूसरे मास को क्या करता है? खींचता है। तो खींचने की वजह से ये स्प्रिंग क्या होनी चाहिए थी? दबनी चाहिए थी। तो ये दबने के बजाय क्या कर गई? खींच गई, उल्टा हो गया। क्या हो गया? तो ये प्रैक्टिकली चीज हम देख रहे हैं। तो अभी तक हम न्यूटन के अकॉर्डिंग समझते थे कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मास। और उस मास की वजह से एक मास दूसरे मास को क्या करता है? उस प्रॉपर्टी की वजह से खींचता है। तो खींचने की वजह से स्प्रिंग क्या होनी चाहिए? दबनी चाहिए। दबने के बजाय ये क्या कर गई? फैल गई। दबने के बजाय ये क्या कर गई? फैल गई। तो अब फैलने से जब फैली तो इसका फोर्स पता करना चाहा हमने, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका फोर्स पता किया। अच्छा फोर्स कैसे? वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से नहीं, मैकेनिक्स पढ़ी है ना अभी तक। मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला फोर्स आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू KX। ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो स्प्रिंग की लेंथ चेंज हुई उससे क्या पता चल जाएगा? फोर्स। जब फोर्स के बारे में पता किया तो आया 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। समझ आ रही ना? और ये इतने फोर्स से ये स्प्रिंग क्या हो गई? खिंच गई। तो स्प्रिंग की खींचने की लेंथ में जो चेंज है अगर वो पता चल जाएगा तो क्या पता चल जाएगा? फोर्स। तो फोर्स पता चला इतना लग रहा है। अच्छा ये बताओ, न्यूटन के अकॉर्डिंग इतने से दबनी चाहिए थी, पता चला इतने से ये क्या गई? खिंच गई। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकल है
उसके पास ये प्रॉपर्टी मास की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है जो ये काम करा रही है, समझ आ रही ना बात? जो ये काम करा रही है उस प्रॉपर्टी का नाम रखा क्या गया, चार्ज। क्या रखा गया, चार्ज। समझ आया चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इन दोनों पार्टिकल को अट्रैक्ट होने के बजाय क्या करा दिया, रिपेल करा दिया। तो चार्ज फील आया क्या होता है, समझ आ रही ना बात? या चार्ज को सिर्फ फील कर सकते हैं और गिन सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। समझ आ रही ना बात? यहां तक क्लियर रहेगा ना चार्ज किसे कहते हैं? अब इसके बाद एक काम और हुआ। फिर इसके बाद ये पहली सिचुएशन थी, ध्यान से देखना, दो प्रोटॉन को रखा गया। किसको रखा गया? दो प्रोटॉन को रखा गया और इसमें स्प्रिंग को बांधा गया और यहां पे दोनों क्या है, प्रोटॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या रख दिया गया, प्रोटॉन रखा गया। फिर देखा गया कि जितने फोर्स से ये खींचा है, जितने फोर्स से ये खींचा है बाहर की तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन ने खींचा, उतने फोर्स से फिर स्प्रिंग खींच रही है। समझ आ रही ना? इससे क्या पता चलता है? इससे एक बात यह पता चलती है कि जितनी ताकत इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को धकेलने की, उतनी ही ताकत एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को धकेल। इससे पता चलता है जितना चार्ज की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन पे होती है उतनी ही चार्ज की स्ट्रेंथ प्रोटॉन पे होती है। समझ आ रही ना बात? तो स्ट्रेंथ के बारे में पता चला कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, ताकत वाइज क्या है, सेम है। अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से। फिर इसके बाद अब इनका नेचर नहीं पता चला, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पड़ा, ध्यान से सुनना। क्या किया, एक बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रख दिया एक बॉक्स के अंदर पकड़ करके। समझ आ रहे? अब पकड़ करके जब रखा और यहां से r दूरी पे किसको रखा, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को रखा, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को रखा। तो पता चला ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है ना, उसको ना ही खींच रहा है ना ही रिपेल कर रहा है। समझ आ रही ना बात? किसको बंद कर दिया बॉक्स के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को बंद कर दिया। फिर उसके पास किसको ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और, तो ना ही अट्रैक्ट कर रहा है ना ही, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए ना। तो कैंसिल आउट हो गए तो इसलिए बोला गया कि एक इसमें से क्या होता होगा, पॉजिटिव होता होगा और एक इसमें क्या होता होगा, नेगेटिव होता होगा। इसीलिए ये क्या हो गया, कितना हो गया, नेट जीरो हो गया ना। अगर कोई चीज जीरो हुई है तो एक प्लस रही होगी तो दूसरा उतना ही क्या रही होगी। तो इससे पता चलता है दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ कैसी होती है, सेम होती है। और दूसरी चीज क्या पता चलती है, दोनों का नेचर कैसा है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, निगेटिव है। अच्छा, इसमें से कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव किसी को नहीं पता है, बस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया गया, निगेटिव, और इसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव, ताकि हम आपस में लड़ाई ना करें कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? इसको लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, हेडिंग है चार्ज ना, चार्ज के बारे में लिखिए एक पॉइंट। चार्ज इज द हिडन प्रॉपर्टी, चार्ज इज द हिडन प्रॉपर्टी, हिडन मतलब छिपी हुई, इज द हिडन प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। चार्ज इज द हिडन प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। अब जब दो चार्ज पार्टिकल किसी दूरी पे रखे गए 1 सेंटीमीटर पे, तो इनको इतने फोर्स से क्या करना चाहिए था, अट्रैक्ट, तो बल्कि ये क्या कर गया, रिपेल। और कितने से रिपेल किया, इतने से। तो ये जो काम हुआ जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। समझ आ रही ना? उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। आज पूरा बेसिक है, मैं आपका बेस ऐसा बना दूंगा कि आपको कभी इलेक्ट्रोस्टैट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा मैं, ठीक जी।
वो लगभग नेग्लिजिबल है। इसकी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 की पावर -24। ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ये। अगर इसको डिवाइड करोगे ना 10 की पावर 43 गुना बड़ा है, तो लगभग वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, लिख चुके हैं ना। अगली चीज यहां कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितना होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ना। ठीक है, और जो प्रोटॉन पे वैल्यू होती है यही कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये बात उसके साथ जोड़ लीजिएगा। अगले हेडिंग लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज का एडिशन जो होता है वो कैसा होता है, अलजेब्रिक होता है। कैसा होता है, अलजेब्रिक। एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज या चार्जेस इज अलजेब्रिक। एक मिनट, इसका मतलब आप समझ लीजिए, एडिशन ऑफ चार्ज कैसा होता है, अलजेब्रिक होता है। अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये 5 कूलाम चार्ज है, कितना कूलाम चार्ज है, 5 कूलाम, और इसके साथ ऐड करना है -3 कूलाम को। कितने को ऐड करना है, -3 कूलाम को, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 कूलाम। ठीक है, तो अलजेब्रिक मतलब क्या होता है, विथ साइन ऐड होना, इसके साथ विथ साइन ऐड होना क्या कहलाता है, अलजेब्रिक। तो चार्जेस का एडिशन जो होता है वो कैसा होता है, मैग्नीट्यूड प्लस साइन दोनों ऐड होता है। समझ आए, तो इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो होता है, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब आप समझिएगा, अभी ये मैं बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, अभी 8-10 एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा अलग से। समझ आ रही ना बात, पहले ये बुक के अकॉर्डिंग हो जाए। चार्ज कैसा होता है हमेशा, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब आप समझिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ये होता है, जैसे किसी बॉडी को चार्ज करना है, किसी बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, ये अभी कैसी है, न्यूट्रल है, अभी कैसी है, न्यूट्रल। एक चीज आप यहां से समझ लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं होता। समझ आ, चलिए अब देखिए, जैसे इस बॉडी को चार्ज देने के 2 तरीके हो सकते हैं। चार्ज देने के 2 तरीके कौन से होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दे दे, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, अगर मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3। और अगर इससे 3 निकाल लें तो 3 इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में जब तक किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका या तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से चार्ज बॉडी होगी, प्रोटॉन नहीं लेन देन हो सकता। रीजन क्या है, प्रोटॉन बहुत अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर और बहुत स्ट्रांग फोर्स से बंधा होता है, उसको निकालना तोड़ना आसान काम
नहीं है, तो कोई भी बॉडी चार्ज या अनचार्ज जो भी है, चार्ज का लेन देन किसके फॉर्म में हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और एक बात याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी? निगेटिवली चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके पास क्या है? मास है। जब भी कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी तो चार्ज, इसका मतलब उस पर क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी एक्स्ट्रा है, तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास निकलेगा साथ में, मास निकलेगा तो मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में मास क्या हो जाता है? घट जाता है। और निगेटिवली चार्ज बॉडी को क्या हो जाता है? जब इलेक्ट्रॉन देते हो मास बढ़ जाता है। क्लियर रहेगी ये बात? यहां पे आगे लिख लीजिएगा, समझ आए? निगेटिव चार्ज देने पे मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज अगर बॉडी है तो मास क्या हो जाता है? घट जाता है। यहां तक क्लियर रहेगा ना? रुक जाओ, अभी लिख लेना, इतनी छोटी सी बात है, याद रहेगा। अगर भूलेगा तो मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्वांटाइजेशन मतलब, तो चार्ज का लेन देन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की। और मैंने कसम खिला दी है कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या तो दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या तो तीन दे सकते हो। ढाई कभी नहीं दे सकते, या डेढ़ कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा नहीं जा सकता। और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉडी चार्ज हो रही है। समझ आ रही ना? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE। E क्या है? एक चार्ज। और जितना नंबर ऑफ चार्ज दोगे, समझ आ रहे हो, तो उससे क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज। तो ये जो N की वैल्यू होगी, N की वैल्यू प्लस या माइनस में क्या होगी? 1 2 3 ऐसे डॉट 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 ऐसे। ये डेढ़ और ये सब नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहते हैं ये जो n है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। कैसा है? इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब जो फ्रैक्शन ना हो, सिंपल गिनती हो, 1 2 3 4। समझ आए? तो चार्ज को कैसे आप दे सकते हो? किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर उसके बाद दूसरा दिया, फिर उसके बाद तीसरा दिया, फिर उसके बाद चौथा दिया। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? समझ रहे हो ना? लेकिन ये स्टेप्स इतने छोटे हैं, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है ना? कैसा है? स्टेप। लेकिन ये जो स्टेप है ना, ये खुद में बहुत छोटा है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। -19 मतलब ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है ना स्टेप वाइज, ये लगभग कैसी है? कंटिन्यूअस है। इसीलिए हम ज्यादातर कैलकुलेशन कैसी मान के करते हैं? कंटिन्यूअस। लेकिन होता कैसा है हकीकत में? स्टेप वाइज होता है। कैसा होता है? स्टेप वाइज। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ आ रही ना बात? इसको कर लीजिए। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही ना बात? नंबर ऑफ चार्ज जानने के लिए। क्या चीज जानने के लिए? नंबर ऑफ चार्ज जानने। यहां पे एक लाइन लिखिएगा, लिख चुके ये, ए बॉडी कैन बी चार्ज, ए बॉडी कैन बी चार्ज इन इंटीग्रल मल्टीपल, इन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यही n की वैल्यू कैसी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी होगी। इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? फ्रैक्शन नहीं होता। समझ आ रही ना? बस ये बात थ्योरी में लिखा दी, ठीक। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। कौन सी? थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस ऑलवेज कैसे होंगे? कंजर्व्ड। कैसे होंगे? कंजर्व। तो लिखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? ये कह रहा है अगर दो आइसोलेटेड सिस्टम हो, दो नहीं,
अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, कैसा हो? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किससे बनेगा? नंबर ऑफ बॉडीज से। जैसे मान लेते हैं ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर दो बॉडीज है, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की है। ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जब हम बोलेंगे तो इसका इंटरेक्शन सराउंडिंग से खत्म हो जाता है, मतलब सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस एक दूसरे से मतलब है। किससे मतलब है? और आप महसूस करते होगे आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आप समझ सकते हो, समझ आए? जैसे कोई एक दूसरे में खो जाता है तो उसको दुनिया से कोई लेना देना, वो एकदम प्योर आइसोलेटेड सिस्टम है। समझ आ रहे ना? तो ये प्योर आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए एक बॉडी को क्या करते हैं, दूसरी बॉडी पे रब करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, रब करने से क्या पैदा होगी? हीट। और जब हीट जनरेट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को तोड़ देती है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? तोड़ देती है। तो अब इसमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मान लेते हैं इसके हरे कलर वाले का इलेक्ट्रॉन तोड़ करके इसने ले लिया। समझ आ रहे? तोड़ करके ले लिया और इस पे कैसा चार्ज दिखने लगेगा? पॉजिटिव दिखने लगेगा। तो अगर ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो चार्ज कहीं गया है? जितना था उतना ही है। समझ आए? तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? पहले कितना था टोटल नेट चार्ज? 0 था, न्यूट्रल था। अभी भी कितना है? 0 ही है, न्यूट्रल ही है। समझ आ रही हो? तो चार्ज का लेन देन क्या हो सकता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। समझ आए? लेकिन जब मॉडर्न पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? मॉडर्न। जब आपकी मॉडर्न फिजिक्स आएगी तब ये रूल टूट जाएगा। तब ये रूल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मास डिफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मास डिफेक्ट। थोड़ा सा फील करिएगा 1 मिनट के लिए, बस ज्यादा थ्योरी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ आ रही है? ध्यान से सुनना। मॉडर्न में जाकर के ये रूल ब्रेक होगा। चार्ज को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और चार्ज को हम, यहां पे कसम क्या खाई है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न में ये टूटेगा। मॉडर्न में जब आप पढ़ोगे तो मॉडर्न क्या कहता है? मॉडर्न में जोड़ा जाता है। अभी तक हम कहते हैं पार्टिकल अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। पार्टिकल क्या है? अलग चीज, और एनर्जी क्या है? अलग चीज। लेकिन हमारे सुर बदल जाते हैं जब मॉडर्न में पहुंचते हैं, तो हम कहते हैं दुनिया में एक ही चीज है, चाहे पार्टिकल बोलो चाहे एनर्जी बोलो, चाहे पार्टिकल बोलो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल कैसा बिहेव कर सकता है? तभी तो हम कह पा रहे हैं पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बोल सकते हैं। तो एक चीज आप समझिएगा ध्यान से, मॉडर्न में जाकर के क्या होगा? मॉडर्न में जब थोड़ा सा फील करिएगा, अगर किसी, जैसे आइस है, आइस को अगर फैलाते हैं तो क्या बनता है? लिक्विड। फिर और फैलाइए तो क्या बनता है? वेपर। तो ये फैलाने वाला फॉर्म है। अच्छा, उसका उल्टा सोचो, अगर दबाओगे तो क्या बनेगा? वेपर से क्या? फिर लिक्विड से। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस करना। क्या बोलते हैं? और पहले में क्या कर रहे थे? एक्सपैंड। तो ऐसे ही मॉडर्न पहुंचते पहुंचते क्या होता है? पार्टिकल क्या बन जाता है? एनर्जी। अगर पार्टिकल को बहुत फैला दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। और अगर एनर्जी को कंडेंस कर दो तो क्या बन जाता है? पार्टिकल। तो एक चीज आपको फील आ रही होगी, आप अगर पार्टिकल बना सकते हो तो चार्ज भी बना सकते हो, लेकिन शर्त क्या है? चार्ज जब भी बनेगा पेयर में बनेगा। चार्ज किस में बनेगा? ध्यान से सुनना। अगर दो, मान लेते हैं हमारे पास ये गामा है, दो गामा का इंटरेक्शन हुआ। मॉडर्न में हम पढ़ेंगे दो क्या है? गामा। जब दो गामा का, गामा क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। जब इनका इंटरेक्शन होगा तो एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है? एक इलेक्ट्रॉन बनता है। और जस्ट इसका उल्टा सोचिए, अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है तो जानते हैं क्या बनता है? दो गामा बनता है। तो ये देखिए एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है और पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक चीज आप देखो, जब एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पार्टिकल में। तो कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन।
और जब पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, तो कौन सा प्रोसेस है, एक्सपेंशन। लेकिन जब भी चार्ज बन रहा है या बन रहा है या एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस में बन रहा है, पेयर में। नेट चार्ज अभी भी क्या है, नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो नेट चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आप पेयर में क्रिएट कर सकते हो चार्जेस को, सिंगल चार्ज कभी क्रिएट नहीं कर सकते। समझ आ रही ना। ये क्या हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस लिखिएगा, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर from one body to another body. Charges can be transferred from one body to another body. We can't create or destroy. We can't create or destroy a single charge particle. We can't create or destroy a single charge particle. चार्जेस क्या हो सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि एक चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर ले, एक चार्ज नहीं कर सकते, हमेशा किस में कर सकते हैं, पेयर में। समझ आ रही ना वो। चलिए, मतलब नेट चार्ज हम नहीं बना सकते। ठीक, यहां तक हो जाने के बाद अब हेडिंग डालिएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मैंने रोका इसलिए था कि इस वाली चीज को समझ लीजिए, फिर उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को हम समझ पाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बॉडी के चार्ज करने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके, तीन तरीके। जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो तरीका होगा कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड होगा, कंडक्शन मेथड। कौन सा होगा, कंडक्शन मेथड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कंडक्शन मेथड क्या होता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। कंडक्शन मेथड से जब भी हम बॉडी को चार्ज करेंगे, तो एक चीज आप, सबसे पहली कसम इसकी ये है कि दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए, मेटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मेटल। तो ये मेथड किसके लिए वैलिड है, किसके लिए, मेटल्स के लिए। किसके लिए वैलिड होता है, मेटल्स के लिए। अब एक खासियत देखिएगा, अभी इसके बारे में आगे चल करके हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये मेटेलिक बॉडी है, क्या है, मेटेलिक बॉडी। अभी ये कैसी है, अनचार्ज है। कैसी है, अनचार्ज। तो अनचार्ज होने की वजह से, ध्यान से समझ, इसके पास चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अब देखिए ये न्यूट्रल है, हमने क्या किया, इसको 4-5 चार्ज उठा करके दे दिया, 4-5 चार्ज उठा करके दे दिया। ये 5 चार्ज उठा, 5 नहीं 10 कर लो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये इतने चार्ज हमने दे दिया, कितने हो गए, वो गिनती के 10 ही मानना। समझ आ रही ना, जो भी आगे पीछे 10 चार्ज है, हालांकि मैं गिन लिया था ये कितने हैं, 10 है मान लेते हैं। कितने चार्ज हैं, 10 चार्ज। अब देखो एक खासियत होगी मेटल की, जब भी मेटेलिक बॉडी को आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज कभी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉडी के, मेटेलिक बॉडी के अंदर चार्ज नहीं रुकता। जब न्यूट्रल था ना, ये वाला चार्ज नहीं दिया था, तब सारे चार्ज कहां पे थे, अंदर ही थे। लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, बाहरी चार्ज, वो जानते हैं क्या सीन क्रिएट होगा। ध्यान से सुनना, यहां पे मैं येलो कलर से बना दे रहा हूं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव सारे। ध्यान से बढ़िया से समझिएगा इस चीज को। ठीक, ये बढ़िया से समझिएगा। तो जितने आप चार्ज इसको दोगे ना,
जितने आप चार्ज इसको दिए हो ये रेड कलर वाले हैं, और इस जोन में भी पॉजिटिव नेगेटिव येलो कलर वाला है। समझ आ रही ना बात? अब जब मेटेलिक बॉडी को आपने चार्ज दिया तो ये चार्ज क्या करे, ये ताकत है ना एक पॉजिटिव चार्जेस की, ये जो पॉजिटिव चार्जेस की ताकत है ना, ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू कर देंगे। बगल वाले से क्या छीनना शुरू कर देंगे? जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा छीन करके, तो इसके सराउंडिंग में कैसा चार्ज दिखेगा? पॉजिटिव। तो वो अगले इलेक्ट्रॉन को छीन करके क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज। तो ये जो अंदर चार्ज दिख रहा है, ये पूरे 10 के 10 चार्ज कहां पे आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? 3 3 6 7 8 9 10। समझ आ रहे? तो मेटेलिक बॉडी को जब भी चार्ज दिया जाएगा, वो पूरे चार्ज निकल करके कहां आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, अंदर नहीं रहेंगे। समझ आए? अच्छा, मेटेलिक बॉडी की खासियत क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन अपना थुलथुला रखता है, फ्री रखता है कि नहीं? एकदम कैसा रखता है? फ्री रखता है। तो जब फ्री रखेगा ना, तो दूसरा जाहिर सी बात है छीन लेगा, है कि नहीं? तो अच्छा, अगर ये मेटल ना होता, नॉन मेटल होता, तब क्या होता? तो नॉन मेटल की खासियत क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ रखता है। जब बहुत तेजी से पकड़ रखेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको छीन नहीं पाएगा। तो अगर नॉन मेटल को चार्ज दोगे तो उसके अंदर ही रह जाएगा, लेकिन जब मेटल को चार्ज दोगे तो वो छीन करके इलेक्ट्रॉन वो कहां चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। क्लियर रहेगा ना? अब इसको हमने जोड़ दिया एक रॉड से। किससे जोड़ दिया? एक रॉड से। अब रॉड से जोड़ने के बाद यहां पे एक और बॉडी है, एक मिनट, एक और बॉडी है। ये कैसी है? न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल है। अब ध्यान से देखना, ये भी रॉड किसकी है? मेटल की। और इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, मेटल के पास इसके पास कैसे चार्जेस होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये मेटल के पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं? उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेंगे? ये जो निगेटिव्स हैं, ये निगेटिव्स क्या करेंगे? छीन लेंगे। तो इस रॉड पे कैसा चार्ज दिखने लगेगा? कैसा दिखने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। अच्छा, छीन करके ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। यहां पे कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। आगे रॉड से फिर क्या करेगा? ये निगेटिव्स को छीन करके क्या कर लेगा? न्यूट्रलाइज। फिर आगे कैसा दिखने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको दिख रहा है पॉजिटिव चलता जा रहा है। पॉजिटिव क्या कर रहा है? चलता जा रहा है। और चलते चलते कहां पे पहुंच जाएगा? ये मेटेलिक है, अंदर नहीं रहेगा। कहां पे चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। और यहां पे कितने चार्ज थे? 5। और यहां पे कितने आ जाएंगे? 5। अगर रेडियस सेम है, बॉडी सेम मटेरियल की बनी हुई, तो यहां पे टोटल कितना था? 10। यहां से चल के इधर कितना चला गया? 5। अब चार्ज का जाना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया? कंडक्शन मेथड। किसको ट्रांसफर करना? चार्ज को। और ये किसके अंदर होगा? मेटल के अंदर। अगर ये नॉन मेटल होती ना रॉड, कैसी होती? तो ये इलेक्ट्रॉन छीन पाते इतनी आसानी से? समझ आ रही ना? तो मेटल के अंदर किसकी मेथड, कौन से मेथड से होगी? कंडक्शन। लिख लीजिए, इसको कर लीजिए। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चार्ज दिया जाएगा मेटल को, वो कहां जाएगा? सरफेस पे। ठीक है? कहां चला जाएगा? सरफेस पे। ये न्यूट्रलाइज हो चुका है ना? इसके 5 न्यूट्रलाइज होके कहां पे पहुंच गए? वहां पे। समझ आ रही है? तो 5 चार्ज क्या होगा दोनों पे? है? बस समझ लो, इतना आगे आएगा ना इतनी बार कि आप, ठीक है? जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन सी है? मेटल को जब भी चार्ज देते हो तो वो कहां पे चला जाता है? सरफेस पे। और कंडक्शन मेथड से चार्ज किसको कर सकते हैं? मेटल को ही चार्ज कर सकते हैं, नॉन मेटल को चार्ज नहीं कर सकते। समझ आ रही ना बात?
और बाकी प्रोसेस मैंने दिखा दिया। अब स्टेप वाइज कैसे लिखाया जाए इस चीज को, कहीं पे नहीं लिखा रहता, बस इतनी ही बात लिखी रहती। ये तो मैंने दिखाया है एक्स्ट्रा, ठीक है। कंडक्शन मेथड हो गया। अगला मेथड लिखिएगा रबिंग मेथड। रबिंग को फ्रिक्शन मेथड भी बोलते हैं। ये लिख चुके हैं ना, रबिंग या फिर फ्रिक्शन मेथड ना। ये किसके लिए होता है? ये मेटल्स के लिए था। देखिए आपको फील आ जाएगा किसके लिए है किसके लिए नहीं है ना। दो बॉडीज लीजिए, एक बॉडी ये येलो कलर वाली हो गई और एक बॉडी ये रेड कलर वाली हो गई ना। अभी दोनों कैसी है? इनिशियली न्यूट्रल है। दोनों कैसी है? अच्छा, दो अलग अलग बॉडी है तो ये किससे बनी होगी? एटम से। किससे बनी होगी? एटम से। तो इसका जो एटम है येलो कलर वाला, येलो कलर वाले का एटम इस तरह से होगा। न्यूक्लियस में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेड कलर वाला एटम है इसका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत अलग अलग होगी क्योंकि दो मटेरियल है ना। समझ पा रहे हो ना? तो इसके इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत अलग है और इसके इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत क्या है? अलग है। अब आपने क्या कर दिया? रब करने के बाद क्या सीन होगा? हीट पैदा होगी। हीट पैदा होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो इन दोनों में से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या है? ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या करेगा? खींच लेगा। तो मान लेते हैं इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। अच्छा, किनके खींचा है? इनके ना। तो इन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ आ रहे ना? तो देखिए बॉडी चार्ज हो गई कि नहीं? अब दोनों को क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। तो ये कैसी चार्ज हो गई? निगेटिवली। और ये कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली। अब एक बात सुनिएगा, अगर ये बॉडी मेटल होती, दोनों कैसी होती? मेटल। अच्छा, मेटल को आपस में रगड़ दिया और रगड़ने के बाद मेटल की खासियत क्या है? वो अपने पास क्या रखता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या रखता है? मतलब मेटल ऐसी बॉडी होती है जिसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं चाहता, बहुत कमजोरी से पकड़े रहता है। समझ है? अब दोनों अगर मेटल है, दोनों कैसे हैं? मेटल है। दोनों को रगड़ा, रगड़ने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, दोनों लेने के लिए नहीं तैयार, तो जाएगा कहां? चुप मार के जहां पे था वहीं रह जाएगा, है कि नहीं? तो मेटल्स को आप रबिंग से चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। किसको कर सकते हो? नॉन मेटल्स को। किसको? अच्छा, इन दोनों में से किसी एक का दोनों होगी इसकी शर्त नहीं है। दोनों हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक नॉन मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा और एक क्या होगा? मेटल। तो मान लेते हैं ये नॉन मेटल है रेड कलर वाला और ये क्या है? मेटल है। दोनों को रगड़ा, क्या पैदा हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो खींचना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन को, ये खींच लेगा। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। समझ आ रही ना? तो लिख लीजिए ये रबिंग मेथड किसके लिए होता है? नॉन मेटल्स के लिए। किसके लिए होता है? नॉन मेटल्स के लिए। और इसको लिखिए हेडिंग, और एक पॉइंट मैं लिखा दे रहा हूं इसके अंदर। इसमें एक नोट में लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटलीस्ट वन बॉडी, एटलीस्ट वन बॉडी, एटलीस्ट वन बॉडी should be non-metal. At least one body should be non-metal. ये नॉन मेटल्स के लिए होता है। तो दोनों अगर नॉन मेटल है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट। अदरवाइज क्या? एटलीस्ट एक होना चाहिए नॉन मेटल, तभी रबिंग मेथड काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है।
हो गया। तीसरा मेथड लिखिएगा, समझ आया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा हेडिंग डालिएगा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड टू चार्ज ए बॉडी, ठीक है। एक मिनट, इंडक्शन मेथड सीखिएगा कैसे बॉडी को चार्ज करेंगे, ठीक है। इंडक्शन से प्योरली किसी बॉडी को चार्ज नहीं किया जा सकता। पहली चीज, अकेला ताकत नहीं रखता कि किसी बॉडी को चार्ज कर दे। सच्चाई यही है, इंडक्शन खाली चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। क्या कराएगा? देखिए, जितने 3 वर्ड बोले उसको मैच कराते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये मेटल की बॉडी है। पहला किसके लिए पढ़ते हैं? पहला कॉन्सेप्ट किसके लिए पढ़ेंगे? मेटल के लिए। फिर उसके बाद किसके लिए पढ़ेंगे? नॉन मेटल। पहले मेटल में इंडक्शन देखते हैं ना। अब इसके पास पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चार्जेस है, पॉजिटिव निगेटिव सारे, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव ना। अब यहां पे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ले आया। कैसा चार्ज स्फीयर? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इसके करीब ला रहे हैं। अब जब करीब लाओगे तो मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को बांधे नहीं रखता बहुत तेजी से। समझ आ रही ना बस? तो अब ये जब पॉजिटिवली चार्ज लाओगे बॉडी, तो ये निगेटिव्स क्या होंगे? निगेटिव्स क्या होंगे? बोलिए। खींचेंगे। निगेटिव्स क्या होंगे? खींचेंगे। तो निगेटिव्स इस तरफ खींचेंगे तो यहां पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है एक ताकत बन गई ना, वो किसको छीन लेगा? इनके निगेटिव्स को क्या कर लेगा? छीन लेगा। और इधर कैसा हो जाएगा? कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। फिर ये अगले के निगेटिव को छीन लेगा और इधर कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। फिर इसके बाद इनके निगेटिव्स को ये छीन लिया, इधर कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। फिर ये आगे से निगेटिव्स को क्या करेगा? छीन लेगा और सरफेस पे क्या दिखने लगेगा? कैसा चार्ज दिखने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही ना? तो इंडक्शन से क्या दिखा आपको? ये बॉडी कैसी थी इनिशियली? न्यूट्रल। इन्हीं के इलेक्ट्रॉन को खींच करके कहां लगा दिया और पॉजिटिव्स कहां चले गए? इधर सरफेस पे। समझ आए? तो इंडक्शन क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दिया इंडक्शन मेथड। अगली चीज सुनिएगा ध्यान से। अगली चीज यहां पे ध्यान से सुनना। अभी भी ये बॉडी कैसी है? थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है ना। इसी के तो निगेटिव चार्ज है ये, और इसी के ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब इसको खाली करीब लाया था, समझ आए? अब इसको हमने किससे जोड़ दिया? अर्थ से। चार्ज करना है ना। क्या करना है? इंडक्शन मेथड से चार्ज कर। अब अर्थ के पास क्या होते हैं? भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही ना? अर्थ के पास क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किससे जोड़ा है आपने? मेटेलिक रॉड से। तो मेटेलिक रॉड से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? छीन लेगा। और रॉड पे कैसा चार्ज दिखने लगेगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज आगे के इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव कहां चल के जा रहा है? अच्छा, किसका है पॉजिटिव? इस बॉडी का ना। जब पॉजिटिव चल के अर्थ को चला जाएगा और यहां से कनेक्शन तोड़ दोगे तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी बॉडी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। नहीं समझ आई बात? क्लियर है ना? कैसी चार्ज? तो इसमें 2 मेथड यूज हुआ। पहले इंडक्शन की वजह से क्या कराया? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन कराने के बाद हमने फायदा उठा लिया कौन से मेथड का? कंडक्शन मेथड। अदरवाइज इंडक्शन मेथड सिर्फ किस लिए यूज होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हम चाहते हैं तो आगे एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, कंडक्शन मेथड, ताकि ये चार्ज कहां चल के चला जाए? अर्थ को चला जाए और ये बॉडी क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। समझ आई बात? अब देखिए एक गजब का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है थ्योरेटिकल, अब यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं एक प्रॉपर्टी। मजबूरी है ना, इंडक्शन से ही मैं समझा सकता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है एक अनचार्ज बॉडी है, कैसी है?
अनचार्ज बॉडी है, तो अनचार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अनचार्ज बॉडी है। कैसी है? अनचार्ज। और ये कौन है? मेटल है। कौन है? मेटल है। और यहां पे एक बॉडी ले आइए पॉजिटिवली चार्ज, कैसी ले आइए, और हर कोई जवाब देगा और एंजॉय करेगा इस चीज को। करीब में लाया, करीब में लाया, ये कैसी है? अनचार्ज। और ये कैसी है? तो क्या ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? तो कुछ लोग जो दिमागी लोग हैं ना, वो ये सोचेंगे फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं हूं, बता रहा हूं, यहां से जो लोग पढ़े हुए हैं वो सोचेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस पे तो है चार्ज, इस पे क्या है? जीरो। इस पे जीरो हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको क्या लगता है जीरो होगा? क्यों? इसने बॉडी को क्या करा दिया? रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस। और यहां पे क्या दिखेगा? प्लस। अब जानते हैं ये जो प्लस है अभी भी कोशिश छोड़ेगा थोड़ी, इसको निगेटिव को क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचेगा तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा? अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ क्या लगेगा? अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स है ना, कूलाम फोर्स, वो पॉइंट चार्जेस के लिए है, और ये जो कहानी है ये बॉडी के लिए है। समझ आ रही ना बात? तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को खींच सकती है, लेकिन एक चार्ज पार्टिकल एक अनचार्ज पार्टिकल को खींच नहीं सकता, क्योंकि कूलाम मना कर रहा है। कूलाम किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। समझ आ रही हो? और एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को क्यों खींच पाएगी? इंडक्शन की वजह से। इसकी वजह से। और इसमें इंडक्शन पॉसिबल, अगर ये पॉइंट चार्ज होता है, ये पॉइंट चार्ज होता तो सारे चार्ज एक जगह पे होते, तो इंडक्शन कैसे हो पाता? समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? तो एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकती है। समझ आ रही ना बात? तो एक लॉजिकली यहां पे ऐसे मैं आपको ऑप्शन देखो, दिमाग देखिए, अगर मैं ऐसे कर दूं, आपसे कहूं एक चार्ज Q1 है, इस वाली बॉडी पे कितना है? मान लेते हैं कैपिटल Q है, और इस बॉडी पे चार्ज कितना है? जीरो है। तो Q1 Q2 कितने के बराबर होगा? Q1 Q2 कितने के बराबर होगा? बोलो ना यार, Q1 Q2 कितने के बराबर हो? तो क्या दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन से जीरो आ रहा है, तो क्या इसमें फोर्स होगा? अगर चार्जेस जीरो आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है किसकी? अट्रैक्शन की। क्योंकि अगर ये चार्जेस कहां पे हैं? बॉडी पे। अगर ये चार्जेस किस पे होते? Q1 Q2 पार्टिकल पे, तब जीरो आता, तब क्या होता? अट्रैक्शन नहीं होता, तब नेट फोर्स क्या होता? जीरो होता। समझ गए ना? इसको करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बॉडी दी, ठीक है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप चेक करके बताइए ये बॉडी चार्ज है या, बेसिकली मेरा मकसद चार्ज ही पूछना है, ठीक है, तो इस पे चार्ज है या नहीं है। तो आप किस मेथड से, दो मेथड है आपके पास, एक क्या होता है अट्रैक्शन मेथड और एक होता है रिपल्शन मेथड। तो किस मेथड से आप 100% श्योर होगे कि ये बॉडी चार्ज है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? अभी अगर आपका जवाब दोगे तो मैं रीजन पूछूंगा, है कि नहीं? रीजन क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं आपको ये गिवन बॉडी है, ये कौन सी है? गिवन बॉडी। इसको आपको क्या करना है? चेक करके बताना है, ठीक है, इस पे चार्ज है, ठीक है। तो आपके पास दो मेथड होता है, जैसे मान लेते हैं ये गिवन बॉडी है, एक अपनी तरफ से आप बॉडी लोगे और इसके पास रखोगे, ठीक है। तो अगर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन का रीजन जो है सिर्फ चार्ज नहीं होता, हो सकता है दोनों के पास क्या हो? मास हो। ये दोनों किसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे की तरफ? मास की वजह से। समझ आ रही ना बात? तो अट्रैक्शन से ये चीज श्योर होना कि बॉडी पे चार्ज है,
आप श्योर नहीं हो सकते ना। और अगर अभी इससे जस्ट पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अगर इस पे चार्ज हो, इस पे क्या हो, चार्ज हो, मान लेते हैं क्यू है, और ये वाली बॉडी जो है ये कैसी है, अनचार्ज्ड। जो गिवन बॉडी है वो कैसी है, अनचार्ज्ड, मान रहे हैं अभी, कैसी है, अनचार्ज। तो एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, तो दोनों में से एक क्या है, चार्ज, और एक क्या है, तो हो सकता है जो गिवन बॉडी हो वो कैसी हो, चार्ज हो, और जो ये वाली बॉडी हो वो कैसी हो, अनचार्ज। ये डिसाइड कर पाना कौन सी चार्ज है कौन सी अनचार्ज है, पता नहीं कर पाओगे। समझ आ रहे? तो अट्रैक्शन में धोखा हो सकता है। अट्रैक्शन में क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। हो सकता है अट्रैक्शन किसकी वजह से हो, मास की वजह से। हो सकता है अट्रैक्शन किसकी वजह से हो, इंडक्शन की वजह से। किसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन की वजह से भी अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन अगर गिवन बॉडी और जो बॉडी इसके करीब में लाए हो, और दोनों बॉडी क्या कर जाती है, क्या कर जाती है, रिपेल कर जाती है। क्या कर जाती है, रिपेल कर जाती है। तो अगर रिपेल कर जाती है तो 100% दोनों बॉडी क्या होगी, चार्ज्ड होगी। क्या होगी, चार्ज। तो अट्रैक्शन में आपके साथ क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। हो सकता है अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा हो, दोनों बॉडी में अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा हो, मास की वजह से। हो सकता है एक क्या हो, चार्ज, और एक क्या हो। फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी कि कौन सी चार्ज है और कौन सी, समझ आ रही ना बात। तो अट्रैक्शन में रिस्क है, बेहतरी किसमें है, अगर दोनों बॉडी क्या कर गई, रिपेल, तो दोनों बॉडी कैसी होगी, चार्ज होगी। कैसी होगी, चार्ज होगी। क्लियर रहेगा ये बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। तो किसी बॉडी, कोई बॉडी चार्ज है, इस बात का पता करने के लिए कौन सा मेथड बेहतर है, रिपल्शन मेथड। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी ये है, ठीक है, और एक बॉडी ये दूसरी है, ठीक है। इस पे क्या है, चार्ज है कैपिटल क्यू, और इस पे क्या है, चार्ज स्मॉल क्यू। दोनों पे सिमिलर चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव है। तो क्या दोनों जो बॉडी है अगर सिमिलर चार्ज रखती है तो क्या इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कि ये ऑलवेज रिपेल करेंगे ना। अगर दोनों बॉडी पे कैसा चार्ज है, सिमिलर चार्ज है ना, तो क्या ये दो बॉडी ऑलवेज रिपेल करेंगे या अट्रैक्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। एक केस में मान लेते हैं ऐसा कि ये वाला जो चार्ज है कैपिटल क्यू, ये बहुत बड़ा है, किससे, मच 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 जितना लगा सकते हो, ये बहुत छोटा है। समझ आ रही ना बात। तो मान लेते हैं दोनों सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये बॉडीज हैं ना, ये बॉडी इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। अभी इस चार्ज को हटा लीजिए इस पे से, ये कैसी है, अनचार्ज है, और क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। तो अगर इस पे से चार्ज आप हटा लेते हो ये वाला, तो अब ये कैसी है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से ये जो, मान लेते हैं इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को इसके करीब लाइए। क्या करिए, करीब लाइए। तो ये न्यूट्रल थी, ये कैसी थी, न्यूट्रल। तो अगर ये न्यूट्रल है तो एक चीज आप समझिएगा, ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी है, न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल है, इसको करीब ला रहे हो, तो करीब लाने की वजह से इसमें क्या होगा, इंडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो निगेटिव चार्ज किधर कर देगा, इधर की तरफ निगेटिव चार्ज इसको, और पॉजिटिव चार्ज किधर चले जाएंगे, इधर। ये पूरा मेथड एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे होता है, समझ आ रहे। तो अब ये बताइए, ये जो निगेटिव चार्ज है इनको अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इनके बीच में कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इनके बीच में कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। अच्छा ये बताओ, ये चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और अगर ये बहुत छोटा सा चार्ज है
तो उसके कंपैरिजन में रिपल्शन, अब इस चार्ज को यहां पे रख दीजिए, इस चार्ज पे रिपल्शन क्या होगा, बहुत हल्का होगा। तो अट्रैक्शन का डोमिनेंट है और रिपल्शन क्या है, कमजोर है, तो नेट क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो सिमिलर चार्ज रखने वाली बॉडीज में ऑलवेज रिपल्शन होगा। मे भी क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, किसकी वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन या इंडक्शन की वजह से। समझ आ रही ना बात। तो फिर एक क्वेश्चन और जहन में आता है कि अगर दो बॉडीज पे डिसिमिलर चार्ज है, कैसे हैं, डिसिमिलर, डिफरेंट चार्ज, कैसे हैं, डिफरेंट चार्ज। तो चलिए देखते हैं, ये एक बॉडी हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इस पे कैसा चार्ज है, दूसरी बॉडी पे मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। समझ आ रही ना बात। और इस पे पूरे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए, अभी इस निगेटिव वाले को हटा दीजिए, ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल, और कैसी है, मेटेलिक है। तो न्यूट्रल बॉडी का अब रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुका हूं, डायरेक्ट बता सकता हूं, जब इसको करीब लाओगे तो इसके निगेटिव चार्जेस कहां पे आएंगे, सामने आएंगे, समझ आए, और पॉजिटिव चार्जेस किधर चले जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो ये बॉडी को, ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी को क्या करेगी, बताइए क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, निगेटिव चार्ज रखोगे तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तब भी क्या होगा। तो अगर दो बॉडीज कैसी है, कैसा चार्ज रखती है, डिसिमिलर, अलग अलग चार्ज रखती है, तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होने पर भी कैसा लगेगा, अट्रैक्शन, और इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव था तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन। तो डिसिमिलर चार्ज रखने वाली बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं हो सकता। समझ आ रहा। लेकिन पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखोगे, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या था, अट्रैक्शन, और दोनों पे सिमिलर चार्ज होने की वजह से क्या था, रिपल्शन। लेकिन अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा डोमिनेंट था, क्या था, डोमिनेंट। तो इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए था, रिपल्शन, लेकिन इंडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो रिपल्शन जनरली होना चाहिए था, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो जा रहा है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन 100% होगा इस बात की गारंटी नहीं, मे बी जब ये चार्ज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, किसी स्पेशल केस में। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ये बॉडी के बजाय पार्टिकल होता तब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता, इंडक्शन वाला नहीं होता, तब क्या होता, सिर्फ रिपल्शन होता। और इस केस में अगर इसमें तो सिर्फ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्शन। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा, ठीक। पहले वाले केस को लिखा देते हैं, इफ टू बॉडीज हैव सिमिलर चार्जेस, तो सिमिलर चार्जेस की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। इफ टू बॉडीज हैव सिमिलर चार्जेस, इट मे अट्रैक्ट, इट मे अट्रैक्ट, इट मे अट्रैक्ट, में लिखा हुआ है, 100% श्योर, हो सकता है अट्रैक्शन हो जाए, किसकी वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा इस वाले पे, इफ टू बॉडीज हैव डिसिमिलर चार्जेस, then it will attract only, repulsion is not possible, repulsion impossible है, सिर्फ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर रहेगा। चलिए, यहां तक हो जाने के बाद ठीक, एक पॉइंट और लिखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। The value of charge, the value
ऑफ चार्ज इज independent of frame of reference. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई बॉडी है, उस पे चार्ज है, उस पे क्या है, चार्ज है, मान लेते हैं 10 कूलम है, कितना है, तो आप इसी अर्थ पे खड़े होकर के देखिए तो उस पे चार्ज कितना है, 10 कूलम। और अगर अर्थ के बाहर जा करके किसी और प्लेनेट से या कहीं और से देखिए ना, अच्छा जब यहां अर्थ से देखूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या है, रेस्ट में, तो कितना चार्ज है, 10 कूलम। दूसरी जगह से जाओगे तो अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, तो चार्ज भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, तब भी बॉडी पे चार्ज कितना होगा, 10 कूलम ही होगा। तो चार्ज की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। हां, चार्ज की प्रॉपर्टीज डिपेंड कर सकती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है ना, तो अगर यहां पे मान लेते हैं कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, तो मैं देख रहा हूं मेरी नजर में ये चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट से कौन सी प्रॉपर्टीज पैदा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन ये यहां पे रखा हुआ है अर्थ पे ना, अगर दूसरी जगह से जाकर के देखोगे दूसरे प्लेनेट से, तो दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रही है, घूम रही, तो चार्ज भी क्या कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, चेंज। लेकिन चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू बदलने वाली नहीं। ठीक, चलिए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज the value of charge is independent of velocity। क्या चीज, वेलोसिटी। ठीक है, जो चार्ज की वैल्यू होगी, जैसे मान लेते हैं किसी बॉडी पे चार्ज कितना है, 10 कूलम, तो जिस बॉडी पे या जिस पार्टिकल पे है ना, पार्टिकल की स्पीड कुछ भी चेंज हो ले, उसके ये जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है। समझ आ रही ना। जैसे मॉडर्न में हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मॉडर्न में एक फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला हम पढ़ेंगे। m नॉट क्या है, रेस्ट मास। कैसा है, रेस्ट मास। v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ होती है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी से ये चल रहा हो उस वेलोसिटी पे ये इसका क्या है, मास है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये जो टर्म है v स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो 1 में से ज्यादा माइनस होगा ना, 1 में से ज्यादा माइनस होगा तो ये मास क्या होगा, नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, कम, तो मास क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर बढ़ते बढ़ते ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, और मास क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा, तो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है जिसपे क्या होता है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रॉपर्टी है, एक कौन सी, मास वाली, और दूसरी कौन सी, चार्ज वाली। दूसरी कौन सी है, चार्ज। जो मास वाली प्रॉपर्टी है वो वेलोसिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ पा रहे हो ना। उसी पार्टिकल के पास, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के पास दो प्रॉपर्टी है अलग अलग, एक मास है और दूसरी क्या है। अच्छा, मास की वजह से सिर्फ क्या होता है, एक मास दूसरे मास को क्या करता है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन चार्ज वाली प्रॉपर्टी क्या है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। समझ आ रहे।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो चार्ज की वैल्यू है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो प्रॉपर्टी मास वाली है उसी पार्टिकल के पास, वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड। यहां तक कोई दिक्कत? इसको छाप लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट, एक और देखिएगा। एक चीज होती है स्पेसिफिक चार्ज। कैसा चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास। समझ आ रही ना? किसी पार्टिकल पे जो चार्ज है डिवाइड बाई उस पार्टिकल का क्या? मास। तो क्या ये जो स्पेसिफिक चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड करता है? तो हां, डिपेंड करता है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो चार्ज पर यूनिट मास होता है। तो चार्ज तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास वाली प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे डिपेंड करती है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास क्या होगा? बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे, लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही ना? इसको कर लीजिए, ठीक है। क्लियर रहेगा ना? तो अभी तक जो हमने देखा, इतना जितना हमने पढ़ा है, वो सब के सब जानते हैं इंडक्शन मेथड ना। और बगल जो बॉडी है न्यूट्रल वाली वो कैसी है? मेटल में देखा। इसमें देखा है इंडक्शन किसमें? मेटल में। अगली क्लास में हम देखेंगे किसमें? इंडक्शन किसमें? नॉन मेटल में। और वो बहुत यूज होगा किसमें? कैपेसिटर में। किसमें? कैपेसिटर में। खैर, जाते जाते एक और लास्ट चीज देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज समझ आ रहे? तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, कौन सी यूनिट? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम, ठीक है। ये एसआई के अकॉर्डिंग, एसआई के अकॉर्डिंग चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। यहां पे दो सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। अब ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये 1 कूलाम इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। और 1 कूलाम 1/10 EMU के भी बराबर होता है। EMU क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये दोनों किस सिस्टम के अकॉर्डिंग है? चार्ज की यूनिट सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? थोड़ा एग्जाम में जाते वक्त लास्ट टाइम पे देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, अच्छा एक और यूनिट होती है साइंटिस्ट के नाम पे, फैराडे। तो 1 फैराडे कितने के बराबर होता है? अप्रॉक्स इतने कूलाम के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 96500 कूलाम भी लिख सकते हो। अप्रॉक्स याद रखने में आसानी होगी। समझ आ रही ना? 1 फैराडे हो गया। और एक और साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है फ्रैंकलिन। 1 फ्रैंकलिन इतने कूलाम के बराबर होती है। समझ आ रही ना? 1 फ्रैंकलिन इतने कूलाम के बराबर होती है। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछेगा इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी है। उसमें आपका क्या होगा? EMU होगा, ESU होगा, फैराडे होगा, फ्रैंकलिन होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फ्रैंकलिन होगा, ठीक है। तो ये था बेसिक इसका, इलेक्ट्रोस्टैट का। और आज की क्लास इतना ही, बाकी मिलते हैं मंडे को, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।